नमस्कार, मैं डॉक्टर रचना मेहता आज आपको प्राचीन काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रही हूँ और वो है वर्ण व्यवस्था। ये बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर है भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य व्यवस्थाएं, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है वर्ण व्यवस्था। अब हम सबको पता है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो प्राचीन काल से चली आ रही है और वर्णों में हम मुख्यतः 4 वर्णों की बात करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण वो व्यक्ति होते हैं जो कि पूजा पाठ करते हैं और शिक्षा देते हैं। क्षत्रिय कौन होते हैं? वो जो राजपाट करते हैं, राज्य चलाते हैं और युद्ध करते हैं। वैश्य वे लोग जो कि या तो कृषि करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। और शूद्र वे लोग जो कि इन समाज के जो 3 ऊपर के वर्ण हैं उनको जो सपोर्ट करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उन्हें बोलचाल की भाषा में शूद्र कहा जाता है। तो भारतीय समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है और वो है वर्ण व्यवस्था, जिसमें भारतीय समाज को मूलतः 4 भागों में विभाजित कर लिया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब अगर हम इसका विकास देखें तो सबसे पहले हम आते हैं वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। आपको ये समझने अति आवश्यक है कि जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो नॉर्मली जो वैदिक काल बोलते हैं वो ऋग्वैदिक काल होता है, यानी कि वह काल जिसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी, और उत्तर वैदिक काल वह काल माना जाता है जिसमें ऋग्वेद के अलावा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की गई है। तो ये माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति भी हमें ऋग्वैदिक काल में मिलती है। वहाँ पर एक सूक्त आया है, पुरुष सूक्त। उसमें ये कहा गया है कि जो आदि ब्रह्म थे उनके शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। उनके मुख से ब्राह्मणों की, उनकी भुजाओं से क्षत्रियों की, उनकी जांघ से वैश्य की और उनके पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ये ऋग्वैदिक काल में कहा गया है। मगर ऋग्वैदिक काल की जितनी भी रचनाएं हुई हैं उससे उसके जो समाज का जो समझ में आता है वह क्लियरली ये आता है कि प्रारंभ में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर न आधारित होकर कर्म पर आधारित होती थी। यानी कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है वह ब्राह्मण बनता, और अगर उसका पुत्र किसानी करता तो वह वैश्य बन जाता, और अगर उसकी दूसरा पुत्र अगर युद्ध लड़ता तो वह क्षत्रिय कहलाता था। मगर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो जाति व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था है वो जटिल होती गई। अब इसमें हमको एक शब्द का उपयोग हम देखते हैं, वो है आर्य और दास। वर्ण यहाँ पर कलर की बात हुई है। हम सब जानते हैं कि जो आर्य थे वो गोरे थे और जो भारत के जो मूल निवासी थे वो काले थे। काले इसलिए क्योंकि गर्मी यहाँ ज़्यादा पड़ती, और कोई कारण नहीं था। तो जब आर्य भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को पराजित किया और उन्हें अपना दास बना लिया। तो इसलिए प्रारंभ में वर्ण जो शब्द है उसका उपयोग कलर के रूप में कहा गया है। और जो वर्ण में जो ऊंची पद पर थे आर्य, उन्होंने, क्योंकि वो विजेता थे, उन्होंने अपने आप को आर्य बना लिया, और जो पराजित थे उन्हें दास कहा गया। मगर इसलिए हमको ये याद रखना है कि वैदिक काल में जो ऋचाएँ हैं वो बताती हैं कि जो दास थे ये भी संपन्न व्यक्ति थे, योग्य थे, बहुत सारी गायें थी और बहुत शक्ति भी इनके हाथ में थी। मगर फिर हम आते हैं सूक्त काल में, सूत्र काल में जो सूत्र बने थे, जैसे कि
श्रौत सूत्र, गृहस्थ सूत्र, धर्म सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो इनका हुआ था, तो उसमें उन्होंने अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ सिद्ध कर लिया था ब्राह्मणों ने, और ये जो जाति व्यवस्था है वो और अधिक जटिल होने लगी थी। इसके बाद आते हैं बौद्ध और जैन धर्म के काल में। जैन धर्म के काल में और बौद्ध धर्म के काल में हम देखते हैं कि जटिल जो वर्ण व्यवस्था थी, इसमें हम परिवर्तन इस तरह से देखते हैं कि ब्राह्मण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, जो सुप्त का में, और क्षत्रिय उनके साथ एक तरह से कोलैबोरेशन हो रहा था। राज्याभिषेक ब्राह्मण करता था और ब्राह्मण को वो बहुत सारा दान देते थे, और इस प्रकार से एक पॉलिटिकल हेजेमनी उस समय हो रही थी। तो वही चीज़ हम देखते हैं कि जो जैन और बौद्ध धर्म में यहाँ पर कर्म पर महत्वता दी गई है, जन्म पर महत्वता नहीं दी गई। और जब जन्म पर महत्वता नहीं दी गई तो हुआ ये कि जो व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आता है, और परिवर्तन के साथ हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय हैं उनकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है, बौद्ध ब्राह्मणों की शक्तियाँ कम होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे वो महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो महावीर स्वामी हो, दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। तो इस काल में ब्राह्मणों की शक्ति थोड़ी सी कम होती है। अब जब हम मौर्य काल में आते हैं, हम सब जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अर्थशास्त्र का लेखक कौटिल्य एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की शक्ति बहुत बढ़ चुकी थी, और मेगास्थनीज जो था, जो सेल्यूकस निकेटर के साथ का एक राजदूत बनकर आया था, उसने भी इस काल की जो वर्ण व्यवस्था है उसका उल्लेख दिया है। तो जो मेगास्थनीज है उसने तो ये कहा है कि समाज को 7 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मगर ये कोई नई चीज़ नहीं थी, क्योंकि उसको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया था, इसलिए उसने इस प्रकार की बात कही है। उसने कहा एक वर्ग दार्शनिक था, फिर किसान थे, फिर अहोर गडरिया चरवाहे थे, फिर कारीगर लोग थे, फिर सैनिक थे, फिर निरीक्षक थे, और राजकीय कर्मचारी थे। तो इस प्रकार से उसने 7 वर्ण समाज को विभाजित किया, मगर ये चीज़ सही नहीं है। कौटिल्य ने तो वही जो परंपरागत वर्ण व्यवस्था थी उसी के बारे में बताया। उसके बाद जब हम गुप्त काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था और अधिक जटिल हो जाती है, और शूद्रों को एक तरह से अछूत माना जाने लगा। तो ये हमें समझना है, यह है वर्ण व्यवस्था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और इसे हम अच्छी तरह से हमको पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।